हेलो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, अभी मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ। अब हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन लेते हैं। फिजिक्स जो है यह फ्यूसिस वर्ड से खोजा गया है। इसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? फिजिक्स के अंतर्गत। तो फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। एक है चिर संबद्ध भौतिकी और दूसरी है आधुनिक भौतिकी। तो चिर संबद्ध भौतिकी का नाम पढ़कर ही पता चल रहा है कि ये हमारी जो शाखा है ये पुराने समय की शाखा है, और ये आधुनिक यानी मॉडर्न फिजिक्स ये जो है 1900 के पहले, यह शाखा यानी 1900 के पहले थी। पहले से ही इसको हम लोग पढ़ा करते थे, अध्ययन करते थे। और यह जो शाखा है 1900 के बाद कब आई? 1905 में आइंस्टीन को आप लोग जानते हैं। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सापेक्षता का एक सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत। इस सिद्धांत पर आधारित इस भौतिकी को खोजा गया। अब देखिए, चिर संबद्ध भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन, यानी फादर ऑफ एंशिएंट फिजिक्स न्यूटन। यानी चिर संबद्ध भौतिकी के जनक न्यूटन हैं, और यहाँ पर आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टीन हैं। चिर संबद्ध भौतिकी यानी यह एक ऐसी शाखा है जो यह कहती है कि द्रव्य और ऊर्जा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी इनको अनचेंज यानी इनको बदला नहीं जा सकता। लेकिन यह जो है, जब आइंस्टीन ने आधुनिक भौतिकी के बारे में बताया, तब यह थ्योरी यहाँ पर बदल गई। इन्होंने बताया कि द्रव्य एवं ऊर्जा को क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है यानी चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पर इसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है। देखिए, यानी फिजिक्स फ्यूसिस शब्द से खोजा गया, जिसका अर्थ है नेचर, प्रकृति में होने वाली घटनाएं। यह यानी फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया, चिर संबद्ध भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। तो चिर संबद्ध भौतिकी के जनक न्यूटन है और आधुनिक भौतिकी के जनक आइंस्टीन है। आइंस्टीन ने 1905 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत पर काफी रूल बनाए गए और आधुनिक भौतिकी का जन्म हुआ। यहाँ से न्यूटन के अनुसार इन्होंने कहा कि यह शाखा यानी यह जो चिर संबद्ध भौतिकी है, इसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी यह अपरिवर्तित रहता, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन आधुनिक भौतिकी में यह द्रव्य एवं ऊर्जा यानी ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं, यानी इनको बदला जा सकता है। अब चिर संबद्ध भौतिकी की कुछ शाखाएं हैं। इसकी यहाँ पर 4 शाखाएं हैं। पहली शाखा है यांत्रिकी। तो यांत्रिकी क्या है? पुराने समय में हम जैसे मोशन यानी गति जैसे गति का अध्ययन करना हो, तो जिस यंत्र की सहायता से हम करते हैं, जिस यंत्र की सहायता से मापते हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और उसके बाद दूसरी शाखा आ जाती है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो स्थिर विद्युत की में हम रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी रुके हुए चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
में रेस्ट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी जो है यानी इसके अंतर्गत, यानी इस शाखा के अंतर्गत हम प्रकाशिक यंत्र, प्रकाश स्रोत, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। और चिर संबद्ध भौतिकी की अगली शाखा है उष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक, यानी इसमें हम उष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इधर आधुनिक भौतिकी की शाखा है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो नाभिकीय भौतिकी जो है इसमें परमाणु, नाभिक, अब तो चिकित्सा में भी इसका उपचार होने लगा है, जैसे आयोडीन, घेंघा रोग में इसका उपचार किया जाता है। इसके उपचार में यानी घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन या कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। कैंसर में ये आयोडीन घेंघा रोग के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, और इसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, कैंसर। अब वो इसकी जो दूसरी शाखा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिकी। तो इलेक्ट्रॉनिकी जो है यह भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, आदि सभी यंत्रों के बारे में, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत ये सब आते हैं। अब हम फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की। अब वो स्थिर विद्युत की परिभाषा क्या है, कैसे बताएंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युत की से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। कैसे चार्ज के बारे में, रेस्ट चार्ज, रेस्ट चार्ज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर चार्ज, स्थिर आवेश तथा उसके, यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके गुणधर्म के बारे में, गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। यानी भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा उसके गुणधर्म का अध्ययन करते हैं। अब स्थिर आवेश, अब यहाँ पर हमें एक वर्ड आ रहा है आवेश। आवेश क्या है, अब आवेश के बारे में हम लोग जानेंगे। आवेश, चार्ज, चार्ज क्या होता है। आज से 600 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे थेल्स। थेल्स ने चार्ज के बारे में बताया था पहली बार। इन्होंने अंबर की छड़ और बिल्ली की खाल को रगड़कर देखा तो इन्हें लगा कि इन पर एक चार्ज आ जाता है जो एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं या प्रतिकर्षित करने लगते हैं। तो उस समय
अन्य वैज्ञानिकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में 1600 के बाद यानी 16वीं सदी में गिलबर्ट एक वैज्ञानिक थे, गिलबर्ट इन्होंने भी आवेश के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में या प्रकृति में किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाए तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, उनमें अट्रैक्टिव या रिपल्सिव की प्रॉपर्टी आ जाती है। तो आवेश के बारे में, जैसे हम ब्लैक बोर्ड पर ये फ्रिक्शन कर रहे हैं चाक से, तो ब्लैक बोर्ड पर ये चाक के टुकड़े क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। आप कॉपी पर लिखते हैं तो स्याही के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। हथेली को रगड़ते हैं तो हथेली गर्म हो जाती है। तो यह एक क्या है, चार्ज के प्रारूप ही है। यानी कहने का मतलब अगर किन्हीं दो वस्तुओं को फ्रिक्शन कराया जाए तो उनमें जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव की प्रॉपर्टी आ जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक, उसको आवेश बोलते हैं। तो सबसे पहले आवेश के बारे में थेल्स ने बताया, उसके बाद गिलबर्ट ने इसको बताया। तो गिलबर्ट ने बताया कि कोई दो वस्तु नहीं, कोई दो ही वस्तु नहीं, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उनमें फ्रिक्शन कराएं, घर्षण कराएं, तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रॉपर्टी आ जाती है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु की वह प्रॉपर्टी है जिसमें यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई दो वस्तु है, इन दोनों को अगर हम फ्रिक्शन कराएं, घर्षण कराएं और घर्षण करा करके एक दूसरे से दूर रख दें तो इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। आवेश, एक बार फिर से, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों का अनुभव करता है।